नमस्कार साथियों, गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के इस मंच से मैं पवन सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि पूर्व में हम लोगों के द्वारा आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए वीडियो की इस मुहिम को प्रारंभ किया गया था, तो मुझे आप सभी को बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि सरकार द्वारा आगामी जून महीने की 25 और 26 तारीख को इस परीक्षा का आयोजन किया गया है। तो मैं अपने सभी व्यूअर्स साथियों और अपने विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि बिना किसी समय को गवाए वो अपनी तैयारी को और अधिक सुदृढ़ करें, जिससे कि आने वाली परीक्षाओं में उनकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो साथियों, आज की अपनी इस चर्चा में हम 5वें अभ्यास सत्र के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आइए अपनी आज की इस चर्चा को हम लोग प्रारंभ करते हैं और देखते हैं अपनी आज की कक्षा का पहला प्रश्न। तो हमारा आज की कक्षा का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो विकल्प ए भयभीत, बी निर्भीक, सी भीरू, डी भाव। तो साथियों, विशेषण विशेष जो है वो परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और कई हमारे व्यूअर्स को या कई हमारे छात्रों को इस विषय के जो प्रश्न होते हैं उसके उत्तर को खोजने में प्रायः समस्या देखी जाती है। तो आइए छोटे से पॉइंट के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले देख लेते हैं हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा डी भाव। इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी भाव। ठीक है, अब देखिए आंसर, जब भी कभी विशेषण विशेष का क्वेश्चन आता है तो एक छोटा सा लॉजिक मैं आपको देता हूं कि कैसे इसकी पहचान करते हैं। तो हमेशा देखिए यहां पर आपसे विशेषण पूछा गया है और मैंने युग्म के रूप में इसका प्रयोग किया। मैंने अभी बोला विशेषण, विशेषण और विशेष। हमेशा आपको देखिए, आपको इन दो शब्दों को याद रखना है, इन दो शब्दों को याद रखना है, विशेषण विशेष। ठीक है, विशेषण क्या होता है? विशेषण वह पद होता है, विशेषण वह पद होता है जो विशेषता बताता है। क्या करता है? जो विशेषता बताता है, जो विशेषता बताता है। ठीक है, और विशेष क्या होता है? देखिएगा साथियों, विशेष होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, 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 जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, ये होता है विशेष। अगर ध्यान से देखें, एक पद है विशेषता बताने वाला और दूसरा पद है विशेषता जिसकी बताई जा रही है। तो अगर किसी पद की विशेषता बताई जाएगी तो प्रायः वो कोई ना कोई नाम होगा और नाम को हम लोग संज्ञा के रूप में जानते हैं और संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। आपने परिभाषा में भी पढ़ा होगा, आपने परिभाषा में पढ़ा होगा, जब आप विशेषण पढ़ते हैं तो विशेषण की परिभाषा क्या पढ़ते हैं कि विशेषण ऐसे विकारी शब्द होते हैं जिनके द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। तो ज़्यादा रखिएगा कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला पद जो होता है विशेषण होता है। तो यहां पर हम अगर विशेषण के साथ विशेष का पद प्रयोग कर रहे हैं तो एक बात हमारी स्पष्ट हो जाती है कि विशेष के रूप में जो पद प्रयुक्त होगा वो कैसा होगा? संज्ञा अथवा सर्वनाम का होगा। किसका होगा? यानी विशेष के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? कभी भी पद होगा तो देखिएगा हमेशा विशेष के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? विशेष के रूप में हम लोग या तो संज्ञा पद का प्रयोग करेंगे या फिर किसका प्रयोग करेंगे? सर्वनाम पद का प्रयोग करेंगे। ये चीज देखिए, बात स्पष्ट कर लीजिए पहले कि अगर वाक्य में विशेषण और विशेष, और एक चीज दूसरा पॉइंट का ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट आप ये भी याद रखेंगे कि कभी भी अगर वाक्य में विशेषण और विशेष की चर्चा करें,
प्रश्न विशेषण और विशेष का हो तो हमेशा यह ध्यान रखेगा कि इनका प्रयोग हमेशा युग्म के रूप में होगा, युग्म के, यानी ये हमेशा साथ साथ आएंगे, पति पत्नी की तरह होंगे, ये एकदम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। ठीक है, अगर एक विशेष का प्रयोग हुआ है तो उसके साथ विशेषण जुड़ा हुआ होगा, अन्यत्र कहीं उसको हम नहीं देखेंगे। उसके साथ जुड़ा हुआ ही पद क्या कहलाएगा? विशेषण ही कहलाएगा। तो इसका प्रयोग जो होता है हमेशा वाक्य में किसके रूप में होता है? युग्म के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? युग्म के रूप में होता है। ठीक है, युग्म के रूप में होता है। ठीक है, तो यहां पर विशेषण और विशेष का प्रयोग युग्म के रूप में होता है। तो इसको बताने का मतलब क्या है? मेरा इसको बताने का सिर्फ मतलब यह है, जैसे यहां पर इस शब्द में पूछा जा रहा है कौन सा विशेषण नहीं है, तो आप क्या करिए, इस शब्द के साथ एक विशेष का प्रयोग कर लीजिए या विशेषण, एक वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए, एक छोटा सा। जैसे हमने यहां लिखा भयभीत, तो हम क्या लिख सकते हैं? यहां लिख सकते हैं भयभीत कौन? आदमी, भयभीत आदमी। ऐसे हम यहां निर्भीक क्या लिख सकते हैं? निर्भीक लिख सकते हैं आदमी, निर्भीक क्या लिख सकते हैं? आदमी। ठीक है, भीरू क्या लिख सकते हैं? भीरू को लिख सकते हैं आदमी। ठीक है, भीरू का मतलब क्या होता है? आदमी। ठीक है, भीरू का मतलब होता है डरपोक। ठीक है, भीरू का मतलब क्या होता है? डरपोक। तो यहां पर देखिए, यहां पर अगर हम इन तीनों ही विकल्पों को देखें तो यहां पर देखिए, ये आदमी की एक प्रकार से ये पद क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। आदमी कैसा है? आदमी कैसा है? उसकी विशेषता है। आदमी कैसा है? भयभीत है। यहां पर देखिए, ये भी आदमी के साथ आदमी कैसा है? आदमी निर्भीक है, यानी ये भी क्या हो गई? इसकी विशेषता हो गई। यहां पर भीरू आदमी कैसा है? भीरू कैसा है? भीरू है। तो यहां पर आप इस आसानी से देख सकते हैं कि ये तीनों पद हो गए। ये तीनों पद हो गए, किसको निरूपित कर रहे हैं? ये तीनों पद विशेषण को निरूपित कर रहे हैं, विशेषण को निरूपित कर रहे हैं। तो यहां पर जो बचेगा चौथा पद, वो किसका हो जाएगा? वो विशेष के रूप में हो जाएगा, संज्ञा पद के रूप में हो जाएगा। भाव का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों संसार। क्या होता है? संसार। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा फिर से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? फिर से विशेषण का प्रश्न आ गया, तो उसी लॉजिक को हम लोग ट्राई करेंगे। देखिए, पिछले पद में विशेषण नहीं है पूछा गया, इसमें पूछा गया कौन सा पद विशेषण है। तो जरा देखिए, विकल्प ए सुंदरता, बी कवि, सी विद्वान, डी भलाई। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न का हमारा जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा सी विद्वान। फिर से कैसे देख सकते हैं? तो देखिए, उसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, विद्वान आदमी हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? विद्वान आदमी। अब यहां पर ये लिखा तो हमने बताया ये कभी भी विशेषण और विशेष होता है तो उसका प्रयोग किसमें? युग्म के रूप में होता है, युग्म के रूप में। तो ये आदमी की क्या हो गई? आदमी की विशेषता है कि वो कैसा है? विद्वान है। तो ये विद्वान कैसा पद हो गया? विशेषण हो गया। कैसा हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है, अच्छा अब जरा ध्यान से देखते हैं हम। देखिए, पहला पद सुंदरता है, पहला पद सुंदरता है। हम लोग क्या सुंदरता आदमी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम लोग बोलते क्या है? देखिए ध्यान से, हम लोग बोलते हैं सुंदर आदमी, या सुंदर आदमी की जगह हम बोल सकते हैं सुंदर स्त्री। देखिए, तो ये स्त्री की विशेषता हो गई क्या है? सुंदर। तो यहां से एक बात स्पष्ट हो गई कि सुंदरता हमारा क्या है? विशेषण नहीं है। विशेषण क्या होता है? विशेषण सुंदर होता है। विशेषण क्या होता है? सुंदर होता है। इसी प्रकार से देखिए, हम यहां पर क्या भलाई स्त्री लिख सकते हैं? नहीं। क्या भलाई आदमी लिख सकते हैं? नहीं। हम लोग क्या लिखते हैं? भला आदमी। देखिए कितने आसानी से आप प्रश्न को निकाल पा रहे हैं, भला आदमी। अब यहां पर फिर से देखें तो किसकी विशेषता? आदमी कैसा? आदमी की विशेषता क्या है? आदमी कैसा है? भला है। तो जो विशेषता बताने वाला पद होता है वो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। तो यहां से आपको एक बात स्पष्ट हो गई, कि भलाई और सुंदरता शब्द जो है वो क्या है? वो शब्द विशेषण के नहीं है, बल्कि ये दोनों शब्द, ध्यान रखिएगा साथियों, ये दोनों शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा के पद है। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भाववाचक संज्ञा के पद है। भाववाचक सुंदरता क्या है? सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है। और कवि की अगर बात करें तो कवि एक नाम है, एक व्यक्ति के पद को निरूपित करता है। इस कारण से कवि कैसा पद हो गया? कवि संज्ञा पद हो गया। कवि कैसा हो गया? संज्ञा पद हो गया।
संज्ञा पद। अगर संज्ञा की भी बात करें तो संज्ञा के अंतर्गत कवि क्या हो जाएगा, कवि जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। एक समूह को, ठीक है, एक पूरी की पूरी जाति को निरूपित करता है, इस कारण ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो इस प्रकार से देखिए इस प्रश्न का हमारा आंसर भी क्या हो गया, इस प्रश्न का हमारा आंसर हो गया विकल्प सी विद्वान, जो कि कैसा पद हो जाएगा, विशेषण का पद हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, है ना, कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष है। देखिए आज विशेषण और विशेष के टॉपिक को हम लोग समझने का प्रयास किए अपने 3 क्वेश्चंस के माध्यम से। पेपर में जो सामान्य तरीके से, बहुत कठिन नहीं, सामान्य रूप से प्रश्न का जो स्तर होता है उसके आधार पर मैंने आपको बिंदु दिया और उसी एक बिंदु के आधार पर हम अपने प्रश्नों को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, हल करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि उस बिंदु का प्रयोग करके आप भी आगामी परीक्षाओं में अपने प्रश्नों का उत्तर निकाल पाएंगे और सफलता को सुनिश्चित करेंगे। ठीक, अब यहां पर मैंने क्या लिखा, यहां पर हमें विशेष का पद बताना है। तो पहले यहां पर देख लीजिए, यहां पर वो विशेषण और विशेष का जोड़ा क्या बनेगा, तो वो जोड़ा बनेगा, देखिए आपका कृषकाय व्यक्ति। इतनी चीज को हम यहां पे लिख लेते हैं, जरा देखिए इतनी चीज को हम यहां पर लिख लेते हैं, कृषकाय व्यक्ति। ठीक है, अब यहां पर हम बार बार देख चुके हैं व्यक्ति या आदमी, व्यक्ति या आदमी, ये क्या है, ये साथियों संज्ञा पद है। इसको हम क्या बोल देंगे, संज्ञा को विशेष बोल देंगे। और इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है, इसकी विशेषता है कृषकाय कैसा है, दुबला पतला। कृषकाय का मतलब होता है दुबला पतला, चीर्ण चीर्ण। ठीक है, तो कृषकाय क्या हो जाएगी, इसकी विशेषता हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है, विशेष से पूछ रहा है, इन दोनों युग्मों में स्पष्ट हो गया। विशेष से हमारा क्या है, व्यक्ति है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए व्यक्ति, विकल्प ए व्यक्ति। ठीक है बात। अगर इस पद में क्या पूछता, इस पद में आपसे क्या पूछता, विशेष की जगह अगर यहां पर विशेष की जगह अगर विशेषण पूछ देता, विशेषण पूछ देता, तो आपका आंसर साथियों क्या हो जाता, आपका आंसर विकल्प बी हो जाता, विकल्प बी हो जाता, क्योंकि कृषकाय क्या है, विशेषण है, विशेषण है। ठीक है, पक्का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं। साथियों परिभाषा का एक प्रश्न उठाया है, सीधे सीधे परिभाषा से प्रश्न लिया गया है। तो विकल्प देखते हैं, इसका विकल्प है ए विशेष, बी विशेषण, सी विशेषण एवं विशेष और डी विशिष्ट। तो साथियों ऐसे विकारी शब्द जो संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित करते हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि संज्ञा की विशेषता को निरूपित करते हैं या संज्ञा पदों की विशेषता को बताते हैं, ऐसे पदों को हम लोग क्या बोलते हैं, विकल्प बी विशेषण के नाम से जानते हैं। ऐसे पदों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण का पद है, क्रिया विशेषण का पद है। विकल्प ए अंधेरा, बी धीरे धीरे, सी चाल चलन और डी सुंदर, डी सुंदर। तो देखिए कुछ विकल्पों को तो हम देख ही चुके हैं, तो इस विकल्प में अगर हम चर्चा करें तो इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प बी धीरे धीरे। अब देखिए क्रिया विशेषण का मतलब क्या होता है, क्रिया विशेषण का मतलब होता है ऐसा पद जिसके द्वारा किसकी क्रिया की विशेषता बताई जाए, क्रिया की विशेषता बताई जाए है। क्रिया की विशेषता जो पद बताता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए अब अगर हम बात करें तो क्रिया का मतलब क्या होता है, क्रिया का मतलब सामान्य सा होता है, कोई ना कोई कार्य अथवा काम
कोई ना कोई कार्य अथवा काम। अब यहां पर हम देखें, अगर वाक्य का फिर से एक बार वाक्य का प्रयोग करके, सबसे आसान तरीका है शब्दों का प्रयोग बरतना अगर हम सीख जाए और उनके अर्थों को जानना सीख जाए तो हमारी आधे से ज्यादा हिंदी समाप्त हो जाती है। मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदी में क्या है, हिंदी सिर्फ शब्दों की जानकारी है और शब्दों का प्रयोग है। अगर आपने उसके अर्थ को और उनके प्रयोग को सीख लिया तो विश्वास मानिए कि आप जीवन में हमेशा उन्नति ही करते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपने शब्दों की कला सीख ली, शब्दों को बोलने की कला जान ली, तो फिर आपको सामान्यतः कोई बातचीत में पराजित नहीं कर सकता। जहां भी खड़े होंगे आप क्या करेंगे, अपना धाक जमाएंगे, अपना सिक्का चलाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या कहा कि इस एक शब्द का प्रयोग करके हम देखते हैं धीरे धीरे। अब कुछ भी हम करेंगे तो क्या बोलेंगे, धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे खाना, धीरे धीरे बोलना, धीरे धीरे हंसना, धीरे धीरे रोना। और ये सारे के सारे पद जो हैं, मैंने आपके सामने जितने भी पद बोले, ये सारे के सारे पद किसी ना किसी कार्य अथवा काम को निरूपित कर रहे हैं। अर्थात ये सारे के सारे पद किसको निरूपित कर रहे हैं, ये सारे के सारे पद क्रिया को निरूपित कर रहे हैं। एक एग्जांपल के माध्यम से देखिए, मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा धीरे धीरे, ठीक है, आना आना, ठीक है, धीरे धीरे आना। अब यहां पर आना क्या है, आना क्रिया है, काम है, क्रिया है, कार्य है। अब ये कार्य कैसा है, इसकी विशेषता, किस प्रकार से आना है, तो इसकी क्रिया, इसकी विशेषता बताने वाला पद क्या है, धीरे धीरे। तो क्रिया की विशेषता जो बताने वाला पद होता है वो क्या कहलाता है साथियों, वो कहलाता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। तो यहां पर ये धीरे धीरे पद जो हो जाएगा वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्रिया विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो साथियों पहले तो आप ये जान लीजिए कि जब हम क्रिया विशेषण की बात करते हैं तो क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। क्रिया विशेषण के मूलतः 4 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो होता है रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक और कालवाचक। ये चारों के चारों क्या है, ये चारों के चारों क्रिया विशेषण के भेद हैं। क्रिया विशेषण के भेद है। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये प्रतिदिन शब्द जो है, प्रतिदिन शब्द जो है वो किस क्रियावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो साथियों इसका आंसर सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव आंसर है विकल्प ए, रीतिवाचक। ये इसी को कहीं कहीं आवृत्ति बोधक के रूप में भी आपको मिल जाएगा, आवृत्ति बोधक के रूप में भी मिल जाएगा। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, रीतिवाचक पूछे या आवृत्तिवाचक या आवृत्ति बोधक पूछे, ये तीनों का आंसर क्या होगा, एक ही होगा। तो प्रतिदिन शब्द जो हमारा है वो क्रिया विशेषण का कैसा भेद हो जाएगा, क्रिया विशेषण का रीतिवाचक प्रकार या रीतिवाचक भेद के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। देखिएगा, गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है। विकल्प देखते हैं, कविता परिश्रमी युवती है। विकल्प बी, प्रबुद्धवानों से हमारी अपेक्षा हो। विकल्प सी, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। विकल्प डी, वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया। तो यहां पर देखिए साथियों, यहां पर अगर हम चर्चा करें तो इस प्रश्न का हमारा आंसर जो होगा वो होगा विकल्प सी, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। अब क्यों गलत है, तो साथियों देखिए यहां पर यही पद का प्रयोग ना होकर क्या होना चाहिए, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। अब यहां पर यही पद होता नहीं है, यहां पर जो उचित पद होगा वो क्या होगा, यह पद होगा। ठीक है, यहां पर यही पद का प्रयोग जो है वो अशुद्ध रूप में हुआ है, विशेषण अशुद्ध विशेषण के रूप में हुआ है। इस कारण से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अगर आपके सामने परीक्षा में भी प्रश्न आता है तो आप इसको यहां पर संशोधित कर सकते हो। साथियों यहां पर यह प्रश्न जो है वाक्य शुद्धि के रूप में भी पूछा जा सकता है।
ध्यान रखिएगा, वाक्य शुद्धि के रूप में भी पूछा जा सकता है। और वाक्य शुद्धि के रूप में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो ऐसी परिस्थिति में आप इसका आंसर विकल्प सी लगा सकते हैं, क्योंकि यही पद ना होकर के पद क्या होता है, यह पद होता है। क्या होता है, यह पद होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो गया हमारा आंसर सी। अगला प्रश्न है हमारा, स्वजाति का विलोम है, स्वजाति का विलोम है। विकल्प ए अजाति, विकल्प बी कुजाति, विकल्प सी सृजाति या विकल्प डी विजाति। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प डी विजाति। स्वजाति का मतलब होता है अपनी ही जाति, अपनी ही जाति, अपनी ही जाति। ठीक है, इसी का अगर हम विलोम देखते हैं तो ये हो जाएगा विजाति। विजाति का मतलब दूसरी जाति या अन्य जाति, दूसरी या अन्य जाति। इसी को कहीं कहीं अगर विजाति ना मिले तो याद रखिएगा विजाति की जगह परजाति भी हो सकता है, परजाति भी हो सकता है। पर मतलब दूसरा, जाति मतलब जाति वर्ग। ठीक है, तो दूसरे की जाति को हम विजाति या परजाति बोलते हैं। यहां पर एक पद है कुजाति, ध्यान रखिएगा साथियों, कुजाति का विलोम होता है सुजाति। ठीक है, कुजाति का विलोम होता है सुजाति। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कुजाति का विलोम होता है सुजाति। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है, अमित शब्द का विलोम है। विकल्प ए सुमित, बी कुमित। ठीक है, विकल्प ए, फिर से देख लेते हैं, विकल्प ए सुमित, बी कुमित, सी परिमित और डी दुर्मित। ठीक है, तो अमित शब्द का जो विलोम होगा साथियों वो होगा विकल्प सी परिमित। ठीक है, परिमित। अमित का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान रखिए। अमित का मतलब होता है, लिख लीजिए, अमित का मतलब होता है जिसे 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 घेरा ना जा सके, जिसे घेरा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अमित। जिसे घेरा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं, अमित। इसी प्रकार से इसका विलोम परिमित है, बहुत बार वाक्यांश में पूछा गया है। इसका मीनिंग होता है जिसे घेरा जा सके, जिसे घेरा जा सके उस पद को हम बोलते हैं, उस पद को क्या बोलते हैं, उस पद को बोलते हैं परिमित। क्या बोलते हैं, परिमित। तो अमित का विलोम हो जाएगा विकल्प सी परिमित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्री गणेश शब्द का विलोम है। श्री गणेश शब्द का विलोम है। तो विकल्प ए इति, विकल्प बी इतिश्री, सी अथ और डी इत्यालम। साथियों बहुत बढ़िया प्रश्न है। थोड़ा सा इस प्रश्न का आंसर जो होगा ध्यान रखिए, श्री गणेश का विलोम होगा इति श्री। श्री गणेश का मतलब क्या होता है साथियों, देखिए श्री गणेश का मतलब होता है प्रारंभ, प्रारंभ। श्री गणेश का मतलब होता है प्रारंभ। इति श्री का मतलब होता है समापन, इति श्री का मतलब होता है समापन, इति श्री का मतलब होता है समापन। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर देखें तो ध्यान रखेगा अथ और इति एक दूसरे के विपरीतार्थक युग्म है या विलोम शब्द है, विलोम शब्द है, विपरीतार्थक युग्म या विलोम शब्द है। अगर हम बात करें अथ, अथ का मतलब क्या होता है, अथ का मतलब भी होता है प्रारंभ, अथ का मतलब भी क्या होता है, प्रारंभ। और इति का मतलब भी होता है समापन, इति का मतलब भी क्या होता है, समापन। इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने बताया श्री गणेश का विलोम इतिश्री और अथ का विलोम इति या इति का विलोम अथ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उन्मीलन का विलोम शब्द क्या। साथियों अपनी अंतिम कक्षाओं में, विलोम की कक्षाओं में मैंने इस प्रश्न को कई बार शामिल किया है। आज रिवीजन के दृष्टिकोण से इस प्रश्न को मैं आपके सामने पुनः लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं कि अब आप ये प्रश्न को रट चुके होंगे, आपके मन मस्तिष्क में यह प्रश्न छप चुका होगा। ठीक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द उन्मीलन। इसका विलोम पूछ रहा है। विकल्प की अगर चर्चा करें तो ए अवमीलन, बी सुमेलन, डी अनुमीलन, सी अनुमीलन और डी निमीलन। तो इस प्रश्न का साथियों सही आंसर होगा विकल्प डी निमीलन। अगर हम बात करें उन्मीलन,
तो उन्मीलन का मतलब क्या होता है? साथियों याद रखिएगा, उन्मीलन का मतलब होता है खुलना अथवा जागना, खुलना अथवा जागना, ठीक है, खुलना अथवा जागना, ठीक है। इसी प्रकार से अगर निमीलन का अर्थ करें तो निमीलन का अर्थ हो जाएगा बंद होना। निमीलन का अर्थ क्या होगा? बंद होना, ठीक है। निमीलन का अर्थ क्या होगा? बंद होना, ठीक। अगले प्रश्न की अगर हम चर्चा करें, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा अगला प्रश्न है परिश्रम का विलोम क्या है? परिश्रम का विलोम क्या है? विकल्प ए आश्रय, विकल्प बी विश्रम, सी विश्राम और डी विश्रांत। तो परिश्रम का साथियों, परिश्रम का विलोम शब्द होगा सी विश्राम, ठीक है। परिश्रम का अर्थ होता है, परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत करना, परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत, और विश्राम का अर्थ होता है आराम, विश्राम का अर्थ होता है आराम, ठीक है, याद रखेंगे। तो परिश्रम का विलोम हो जाएगा हमारा सी विश्राम। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य की आपको चर्चा करनी है, शुद्ध वाक्य आपको पहचानना। तो पहले हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता। विकल्प बी श्याम सज्जन आदमी है, श्याम सज्जन आदमी है। विकल्प सी उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है, उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है। और विकल्प डी इनमें से कोई वाक्य शुद्ध नहीं है, कोई वाक्य शुद्ध नहीं है। तो साथियों देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले तो हम इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प डी, कोई भी वाक्य शुद्ध नहीं है। यानी ये तीनों के तीनों वाक्य जो हैं वो कैसे हैं? अशुद्ध है। अब आइए देखिए इसमें अशुद्धि को देखने का प्रयास करते हैं, अशुद्धि ढूंढने का प्रयास करते हैं। जब हम पहला वाक्य देखते हैं तो देखिए यहां पर मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, तो यहां पर देखिए ये गुप्त और रहस्य पद जो प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, गुप्त और रहस्य ये दोनों समानार्थी पद हैं, दोनों समानार्थी। रहस्य जो है वो कभी भी प्रकट नहीं होगा, वो गुप्त ही रहेगा। रहस्य का मतलब ही होता है भेद, और भेद का मतलब होता है जिसे कोई ना जाने, और जिसे कोई नहीं जानता तो वो गुप्त ही होगा। इसका मतलब रहस्य में अपने आप गुप्त शब्द जो है वो क्या है? समाहित है। तो यहां पर आपको गुप्त शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है। साथियों ऐसे दोष को हम लोग पदाधिक्य दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पदाधिक्य दोष बोलते हैं। हिंदी में जब हम वाक्य शुद्धि करते हैं तो वाक्य की रचना में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम किसी भी पद की, किसी भी शब्द की पुनरावृत्ति से बचे। जितने कम शब्दों में बिना रिपीटिशन के अगर आप अपनी बातों को सामने वाले के सम्मुख प्रस्तुत कर सकते हैं, रख सकते हैं, तो आपकी भाषा उतनी ही सशक्त और अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर अगर वाक्य शुद्धि की दृष्टि से बात करें तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए मेरा, यहां से गुप्त हट जाएगा, ये गुप्त हट जाएगा और शुद्ध वाक्य बनेगा मेरा रहस्य कोई नहीं जानता, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। दूसरे प्रश्न पे चर्चा करते हैं। श्याम सज्जन आदमी है। साथियों सिर्फ इस पद को देखिए, इस पद को देखिए। यहां पर जब इस पद का आप क्या करेंगे, इस पद का आप विच्छेद करेंगे तो यहां पर व्यंजन संधि के स्वरूप आपको दो पद मिलेंगे, सत धन जन, सत धन जन। ठीक है, और यहां पर जब आप जन को देखेंगे तो जन क्या पर्यायवाची होता है? आदमी या लोग, आदमी या लोग। जन को ही हम आदमी या लोग बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? जनतंत्र। जनतंत्र का मतलब लोगों का, आदमियों का जो क्या है तंत्र है वही है जनतंत्र। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर जब जन शब्द प्रयोग हो गया है तो आदमी लिखने का कोई भी औचित्य नहीं है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? यहां से जब हम वाक्य शुद्धि की दृष्टि से देखेंगे तो हम यहां से आदमी को हटा देंगे और हम लिख देंगे श्याम सज्जन है।
श्याम कैसा है? सज्जन। अब सज्जन का मतलब ही हो गया अच्छा आदमी है, श्याम अच्छा आदमी है। बात स्पष्ट हो गई? मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि वाक्य शुद्धि का जो पॉइंट मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं इस प्रश्न के माध्यम से वो आप तक पहुंच पा रहा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है। यहां पर भी इस पद को देखिए, यहां पर भी आप सिर्फ इस पद को देखिए, अधिकांश। जैसे ही आप इस अधिकांश को तोड़ते हैं तो ये पद टूटता है अधिक धन अंश में, अधिक धन अंश में। और अंश का साथियों अर्थ होता है, सभी लोग जानते हैं, भाग, भाग या हिस्सा, भाग या हिस्सा। तो अगर बताइए यहां पर इस पद में भाग अपने आप इंक्लूड है, अपने आप उस अर्थ को दे रहा है, तो यहां पर क्या भाग अलग से लिखना उचित होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो यहां से इस पद को हम लोग हटा देंगे तो हमारा क्या बनेगा? उत्तर का अधिकांश पहाड़ी है, ये हमारा क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ मैं आपके सामने आया था। परीक्षा के दृष्टिकोण से आप अनसॉल्व उठाइएगा, देखिएगा कितनी बार सिर्फ इन चीजों को लेकर के परीक्षा में पूछा गया है। हर एक परीक्षा या लगभग मैं कहूंगा कि हर किसी ना किसी परीक्षा के किसी ना किसी सेट में इन बिंदुओं से आपके प्रश्न होते ही हैं, आते ही हैं। तो इन बिंदुओं को आप एक बार देख ले पुनः कि गुप्त और रहस्य का कभी भी प्रयोग एक साथ नहीं होता, सज्जन और आदमी का प्रयोग कभी एक साथ नहीं होता, और अधिकांश और भाग का प्रयोग कभी भी एक साथ नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो वाक्य कैसा होता है? अशुद्ध वाक्य माना जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न के हमने तीनों सही संशोधित करके आंसर लिखे और हमसे पूछा गया था शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो चूंकि तीनों ही अशुद्ध हैं तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। आपको अशुद्ध वर्तनी वाला पद पहचानना है, अशुद्ध वर्तनी वाला पद पहचानना है। ए अधीन, बी भागीरथी, सी जागृत और डी अनुग्रहित। तो साथियों इस पद में जो अशुद्ध वर्तनी है वो है सी जागृत। जागृत ना होकर के शुद्ध शब्द होता है जागृत। क्या होता है? जागृत। ये लिख लीजिएगा, इसकी शुद्ध वर्तनी आपके सामने लिख दी। बाकी के तीनों पद जो आपके वो क्या है? वो शुद्ध है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा विकल्प देखते हैं इसके। विकल्प ए जीन, बी हौदा, सी काठी, डी बख्तर, डी बख्तर। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी हौदा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन क्या कहलाता है? हौदा कहलाता है। क्या कहलाता है? हौदा कहलाता है। जीन और काठी साथियों, ठीक है, जीन और काठी का संबंध जो होता है घोड़े से होता है। ठीक है, घोड़े की पीठ पर जरा देखिएगा, घोड़े की पीठ पर रखा जाने वाला चमड़े का आसन या चमड़े की जो आवरण होता है घोड़े की पीठ पर जो लगाया जाता है, जो चमड़े का होता है उसको पहना जाता है, उसे बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन। और घोड़े पर बैठने के लिए अगर कोई लकड़ी का आसन लगाया जाता है, ठीक है, आप लोगों ने बचपन में गाना भी सुना होगा, बहुत चर्चित गाना था कि लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा। ठीक है, तो काठी लकड़ी से निर्मित जो घोड़े पे लगाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? काठी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काठी बोलते हैं। इसी प्रकार से यहां पर एक शब्द है बख्तर। बख्तर, बख्तर की यदि बात हम करें तो बख्तर का मतलब साथियों होता है, बख्तर का मतलब होता है कवच। कवच। आप लोगों ने पुराने समय में देखा होगा जब सेना में सैनिक हथियार युद्ध के मैदान में उतरते थे तो उनके शरीर की सुरक्षा के लिए उनके पूरे शरीर के ऊपर लोहे का बना हुआ एक कवच पहना दिया जाता था, जिससे कि जो नुकीले धारदार हथियार है उससे सैनिकों के शरीर की क्या हो सके? रक्षा हो सके। क्या हो सके? रक्षा हो सके। तो इस कारण वो जो उनको एक तरीके का कवच
पहनाया जाता था उसे हम किस नाम से जानते थे? बख्तर के नाम से जानते थे। किसके नाम से? अभी भी कहीं ना कहीं बहुधा आप लोग शब्द सुनते होंगे, बख्तरबंद सिपाही, बख्तरबंद सिपाही। तो बख्तरबंद का मतलब क्या होता है? ऐसे सिपाही जो क्या करे, कवच को पहने हुए हों, कवच को। वर्तमान समय में पहले ये लोहे के रूप में होते थे, आजकल हम लोग देखते हैं आधुनिक शस्त्रों से बचने के लिए उसका रूप जो है बुलेट प्रूफ जैकेटों ने ले लिया है। बुलेट प्रूफ का मतलब क्या होता है? जो क्या करे, बुलेट को रोक सके, बुलेट को रोक सके, ऐसे जो कवच होते हैं उन्हें ही हम किस नाम से वर्तमान में हम बख्तर के नाम से जानते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। विकल्प ए पतित, बी लुंठित, सी धराशायी और डी पातकी। तो गिरा हुआ के लिए साथियों एक बहुत जो चर्चित शब्द होगा वो होगा पतित। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए पतित। लुंठित की अगर हम बात करें तो लुंठित का शाब्दिक अर्थ होता है लुढ़कना, लुढ़कना, ठीक है, याद रखिएगा। धराशायी, धराशायी का मतलब होता है गिरना अथवा मूर्छित होना, मूर्छित होना। और पातकी का अर्थ अगर हम देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं घोर पापी, घोर पापी। पातकी का अर्थ क्या हो जाएगा? घोर पापी जो होगा, पाप करने वाला होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? पातकी बोलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न की अगर चर्चा करें, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने वाला ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है। जो अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर क्या हो? संतुष्ट हो, उसके लिए अगर हम किसी एक शब्द का प्रयोग करें तो विकल्प देखते हैं। विकल्प ए चिर प्रसन्न, बी कृतज्ञ, सी आभारी और डी कृतार्थ। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा कृतार्थ, सी कृतार्थ, ठीक है। क्या होगा? जो अपने उद्देश्य के पूर्ण हो जाने पर संतुष्ट हो, ऐसे व्यक्ति को हम कृतार्थ के नाम से जानते हैं। अब विकल्प कई लोग हमारे साथी होंगे जो कृतज्ञ को लेकर के यहाँ पे होंगे, कृतज्ञ को लेकर के। तो साथियों देखिए, कृतज्ञ का मतलब होता है एहसान को या किए गए उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार को मानने वाला जो व्यक्ति होगा वो क्या कहलाएगा? कृतज्ञ कहलाएगा। दूसरा शब्द यहाँ पे है चिर प्रसन्न। चिर प्रसन्न, चिर का मतलब होता है हमेशा, जो क्या हो? हमेशा प्रसन्न रहे, क्या रहे? हमेशा प्रसन्न रहे, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं चिर प्रसन्न, ठीक है। और आभारी का मतलब होता है जो आपका आभार माने। आभार का मतलब आपने उसके ऊपर अगर कोई एहसान किया है तो उसको जो माने, ऐसा व्यक्ति आभारी कहलाता है। आभारी, किए गए आभार को मानने वाला आभारी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम तद्भव की ओर हम लोग मूव करते हैं। विकल्प देखते हैं, ए अग्नि, बी घोटक, सी घट, डी मोती, ठीक है, डी मोती। तो साथियों बात एकदम स्पष्ट है, आराम से यहां से आप सबको पहचान सकते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी मोती। मोती शब्द जो है ये तद्भव है जिसका तत्सम होता है मौक्तिक, मौक्तिक, ठीक है। अगर अन्य प्रश्नों की चर्चा करें तो अग्नि का तद्भव रूप होगा आग, घोटक का तद्भव रूप होगा घोड़ा और घट का तद्भव रूप होगा घड़ा, घड़ा, ठीक है, घड़ा। बात स्पष्ट है? तीनों आपके सामने लिख दिए। तो प्रश्न चौथा आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? विकल्प 4 इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा। 20वां, इनमें से एक शब्द तद्भव का है, एक शब्द तद्भव का है, कौन सा है? तो देखते हैं। विकल्प ए दिन, बी अंधकार, सी स्कंद और डी कपास। तो तद्भव का शब्द जो होगा वो होगा आपका विकल्प ए दिन। बाकी के तीनों पद जो है वो किसके हो जाएंगे? तत्सम के हो जाएंगे। अब इनके विकल्पों पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, दिन का जो तत्सम रूप होता है वो होता है दिवस। क्या होता है? दिवस। अंधकार, अंधकार का तद्भव कहलाता है अंधेरा, अंधेरा, ठीक है। स्कंद, इसका तद्भव होता है कंधा, कंधा। और सी कपास का
जो तत्सम होगा वो होगा करपास। लिख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, आपके सामने लिख दिया मैंने। इसका इन तीनों के जो विकल्प हैं, इनके तीनों के जो तद्भव रूप है वो हमने आपके सामने लिख दिए, ठीक है। और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प ए, दिन, जो कि क्या होगा, तद्भव होगा। क्या होगा, तद्भव होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकार्य शब्द का तद्भव रूप है विकल्प ए अकाम, बी अकाज, सी अकारत, या डी इनमें से कोई नहीं। तो अकार्य का जो तद्भव रूप होगा साथियों होगा बी अकाज। क्या होगा, बी अकाज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा पैसेज से संबंधित है। तो आइए एक बार पैसेज को पढ़ते हैं और उसके बाद इसके उत्तर को निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हमारा पैसेज क्या है। पैसेज कह रहा है कि लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ है, जिसका पाट चौड़ा है और पानी गहरा। समुद्र तट के निकट होने और टेम्स नदी में काफी पानी रहने के कारण लंदन एक विशाल बंदरगाह भी है। वहां रोज सैकड़ों जहाज आते जाते हैं और दूर से देखने पर टेम्स नदी के ऊपर मस्तूलों का जंगल मालूम होता है। ठीक है, यहां एक बहुत अच्छा शब्द है साथियों, मस्तूलों, इसकी अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, वहां से पृथ्वी की सभी दिशाओं को माल जाता है और वहां से आता है। लंदन तथा इंग्लिस्तान की भोजन सामग्री का बहुत भाग इसी बंदरगाह पर पहुंचता है। यदि एक सप्ताह के लिए जहाजों का आना जाना बंद हो जाए तो इस देश में त्राही मच जाए। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति, जरा यहां पर जरा देखेंगे, हम यहां पे देख रहे हैं, यदि एक सप्ताह के लिए जहाजों का आना जाना बंद हो जाए तो इस देश में त्राही मच जाए। ठीक है, इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल कर ली है कि उससे दुनिया में कोई भी राज्य शक्ति समुद्री युद्ध में टक्कर नहीं ले सकती है। जब हम विश्व की शीर्ष नौसेनाओं की बात करते हैं, नौसैन्य शक्तियों की बात करते हैं, तो उन नौसैन्य शक्तियों में जो हमारी ब्रिटिश साम्राज्य की नौसैन्य शक्ति है वो बहुत ही उच्च और श्रेष्ठ मानी जाती है। ठीक है, तो आइए अपने इस जो हमारे गद्यांश है उस गद्यांश के उत्तर के प्रश्नों के उत्तर को खोजने का प्रयास करते हैं और देखते हैं अपना प्रश्न। हमारा प्रश्न कह रहा है, ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति क्यों इतनी प्रबल कर ली है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन देखिए यहाँ पूछा गया है, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यहाँ पूछा गया है कि ब्रिटिश साम्राज्य ने जो अपनी नाविक शक्ति बढ़ाई है उसको बढ़ाने के पीछे का कारण क्या है, उसको बढ़ाने के पीछे का कारण क्या है। तो देखिए मैंने यहां से बोला था, यहां पे देखिए, यहां से यदि एक सप्ताह के लिए जहाजों का आना जाना बंद हो जाए तो इस देश में त्राही मच जाए। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति प्रबल कर ली है। ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति प्रबल की किस लिए, क्योंकि उनके देश में त्राही ना मचे। तो आप विकल्प देखते हैं, कोई शत्रु इसे हरा ना सके, कोई लंदन पर आक्रमण कर ना सके, कोई इसके जहाजों का आना जाना ना रोक सके और लंदन शहर को कोई क्षति ना हो। ठीक है, तो देखिए आना जाना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, त्राही मच जाएगी। तो त्राही को रोकने के लिए, और त्राही रुकेगी किससे, जब जहाजों का आना जाना क्या होगा, जहाजों का आना जाना सुचारू रूप से चलता रहेगा। जहाज सुचारू रूप से एक तट से एक तट से दूसरे तट पर आवागमन करते रहेंगे। सामानों का, ठीक है, वस्तुओं का, संसाधनों का आदान प्रदान होता रहेगा, तो वहां की जनता सुचारू रूप से अपना जीवन व्यतीत कर पाएगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो वहां पर क्या होगा, त्राही मच जाएगी। तो उस त्राही को रोकने के लिए यानी जो उनका जो आवागमन है, जो आना जाना है वो बना रहे, इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नौशक्ति को क्या किया है, सुदृढ़ किया है, मजबूत किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, कोई उनके जहाजों का आना जाना ना रोक सके, क्योंकि अगर रोकेगा तो त्राही मच जाएगी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा,
मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय? मैंने इस शब्द को कहा था, मस्तूलों, मस्तूलों, ठीक है। जरा देखिए, मस्तूलों का जंगल मालूम होता है, मस्तूलों का जंगल मालूम होता है। यहां पर देखिए, यहां पर क्या कह रहे हैं, तो विकल्प है मस्तूलों की पंक्तियां, बी असंख्य मस्तूल, सी मस्तूलों का आकर्षक दृश्य, और डी मस्तूलों की बहार। तो यहां से देखिए, यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे देखिए, वहां रोज सैकड़ों जहाज आते जाते, सैकड़ों का मतलब क्या हो गया, असंख्य, बहुत अधिक संख्या में, जिनकी संख्या क्या हो, निश्चित ना हो, निश्चित ना हो, सैकड़ों जहाज आते जाते हैं और दूर से देखने पर टेम्स नदी के ऊपर मस्तूलों का जंगल, मस्तूलों का जंगल, ठीक है। तो मस्तूलों का जंगल मतलब क्या हुआ, जहाजों का एक बहुत बड़ा, बहुत अधिक श्रृंखला, ठीक है, जहाजों का बेड़ा। तो मस्तूलों का जंगल मतलब हो जाएगा यहाँ पे विकल्प बी असंख्य मस्तूल, असंख्य मस्तूल, ठीक है। हाँ, मतलब अनगिनत संख्या में वहां पर क्या है, अनगिनत संख्या में जो है टेम्स नदी के ऊपर क्या जहाज दिखाई देते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प बी। अच्छा, मस्तूल शब्द की मैं चर्चा कर रहा था, जरा ध्यान रखिएगा। मस्तूल अगर वाक्यांश में पूछा जाता है तो ये शब्द किस प्रकार से पूछा जाएगा साथियों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इसका एक पद बनेगा, वाक्य बनेगा, और वो पद होगा कि जहाज पर पहचान हेतु लगाया गया निशान अथवा झंडा। हमेशा ध्यान रखिएगा, पुराने समय में या नाविक सैन्य शक्तियां जो होती हैं, जब नौसैन्य युद्ध होते हैं तो वहां पर कौन सा जहाज हमारा है या विरोधी दल का है, इसकी पहचान के लिए जहाज पर एक बहुत बड़ा लकड़ी का लट्ठा लगा करके उस पर झंडा बांधा जाता है, और जिसको देख करके कोई पहचान सकता है कि ये जो जहाज है, जहाज बेड़ा है, ये हमारा है या विरोधी खेमे का है, तो वो निशान जो होता है उसी को हम मस्तूल कहते हैं। व्यापक अर्थ में देखिए, जब अनेकार्थी की दृष्टि से पढ़ते हैं, समग्र दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, तो मस्तूल का अर्थ आपको जहाज ही प्राप्त होता है। लेकिन वास्तव में ये जहाज नहीं होता है, बल्कि जहाज पे लगा हुआ लकड़ी का एक डंडा टाइप का होता है, जिस पर क्या होता है, एक झंडा या निशान बंधा होता है, झंडा या निशान बना होता है। उसे हम किस नाम से जानते हैं, मस्तूल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारा हो गया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, त्राही त्राही मच जाने का क्या अर्थ है? त्राही त्राही मच जाने का क्या अर्थ है? विकल्प ए हल्ला मच जाना, विकल्प बी हल्ला गुल्ला आरंभ होना, सी शोर शराबा होना, और डी हाहाकार मच जाना, हाहाकार मच जाना। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा साथियों, जैसा कि हम एक्सप्लेन भी कर चुके हैं, विकल्प डी हाहाकार मच जाना इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, लंदन बंदरगाह कहां पर स्थित है? तो पहला नदी देखिए, पहली लाइन, लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ है, टेम्स नदी का किनारे पर बसा हुआ है। तो अब विकल्प यहां पर देख लेते हैं, समुद्री तट पर, बी काफी गहरे पानी पर, सी जहाजों के जंगल पर, या डी नदी के तट पर। तो यहां पर टेम्स क्या है, टेम्स नदी है, और किनारे का मतलब तट होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी नदी के तट पर। तो लंदन शहर कहां बचा हुआ है? तो लंदन शहर जो है वो टेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की चर्चा है वो आज की चर्चा पूर्ण हुई, ठीक है। और आशा करता हूं कि जो वीडियो की परीक्षा आपकी आगामी महीने में आयोजित की गई है, उसके लिए हम और अधिक से अधिक सत्रों का आपके लिए आयोजन करेंगे, ठीक है, और बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ लगातार आपके सामने उपस्थित होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी को जानकारी है या आप सभी जानते हैं कि आगामी तिथि में क्या कहते हैं, प्रदेश सरकार द्वारा निकाय चुनावों का आयोजन किया गया है। तो संस्थान की ओर से मैं सभी व्यूअर्स और अपने देखने वाले मित्रों, सहपाठियों और विद्यार्थियों से ये
निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आने वाले जो भी तारीख है जिसमें आपके यहाँ मतदान होना है, संभवतः 11 तारीख को मतदान है, तो उसमें आप मतदान अवश्य करें। चाहे किसी भी पार्टी को हो, चाहे किसी भी दल को हो, आप मतदान करें, जिससे कि आप एक सभ्य और जागरूक नागरिक होने का जो अपना दायित्व है उसका निर्वहन कर सके और एक सभ्य समाज की स्थापना में आपकी भी महत्वपूर्ण भूमिका हो। तो इस आशा के साथ कि आने वाली आगामी तारीख 11 को आप सभी पहले मतदान और फिर जलपान के उद्देश्य के साथ मतदान करेंगे और स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में अपनी सशक्त भूमिका का निर्वहन करेंगे। इन शब्दों के साथ और इस वादे के साथ कि आगामी कक्षा में हम आपके सामने और बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे, मैं अपनी आज की चर्चा को यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सभी को जय हिंद।